अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही थी डीजे साइंस कॉलेज का जो प्रीलियम का पेपर था 2021 का, उसमें सेकेंड ईयर बॉटनी का सेक्शन बी कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज अभी की वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 3 यानी 2 नंबर के जो सवाल होते हैं। ठीक है, पहला सवाल है अडॉप्टेशन इन जीरो फाइट्स। तो मॉडल पेपर का जो मैंने आपको सवाल कराया था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें रेगुलेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें मैंने आपको इस तरह से सारी टाइप्स की हेडिंग्स बताई थी और इस तरह से लिखवाया था कि अगर आप उन सबको कर लें, आप सिर्फ हेडिंग्स भी अगर आप उसमें से देख लें, तो अगर कोई भी पार्ट जिस तरह से इसमें आ गया है कि अगर शॉर्ट में आ जाता है, सेक्शन बी में आ जाता है, तो आप वहाँ पे भी आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं हेडिंग्स बना के। एक अच्छा 2 नंबर का सवाल भी उससे निकल सकता था। तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया था और बाकी मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग्स बता के समझा दी थी, मतलब लिख के दिखा दिया था कि आपने ये हेडिंग्स लिख लीजिएगा और इसके अंदर अगर अपना मैटर आपने याद किया हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या था भाई, आप बताएंगे कि अडॉप्टेशंस इनको किस चीज़ के लिए अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। कि इनका इन्वायरमेंट इस तरह से था कि उसके अंदर वाटर पोटेंशियल बहुत कम था, सॉइल के अंदर भी, एयर के अंदर भी, जिसकी वजह से इनका वाटर जो है वो ड्राई कंडीशन में रह रहे थे, तो वाटर बहुत ज़्यादा लूज़ करने का भी खतरा था। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वाटर को बॉडी के अंदर किसी भी तरह से एब्जॉर्ब करें, और जिस वाटर को एब्जॉर्ब करें उसको बॉडी के अंदर ही रिटेन करके रखें। तो उसके लिए सारी अडॉप्टेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि स्पोर या सीड बना रहे थे, यानी अपनी लाइफ साइकिल को इस तरह से उसके अंदर इस तरह की चेंजेस ला रहे थे कि जो इनका सीड होता है वो रेजिस्टेंट हो हर तरह की कंडीशन के लिए, ताकि इनका सर्वाइवल जो है वो कंफर्म रहे, सर्वाइवल का मसला ना आए और इनका सीड जो है ग्रो करके नए प्लांट्स बना सके। तो सीड को रेजिस्टेंट कर रहे थे। उसके बाद डीप वर्टिकल रूट्स बना रहे थे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लीव्स को फोल्ड करके उनको स्पाइस की तरह जो है वो डेवलप कराए थे। कांटेदार जो उनके होते हैं लीव्स, वो बेसिकली उनके फोल्डेड लीव्स होते हैं जो उनके स्पाइंस थे। ठीक है, उसके बाद था कि स्टोमेटा को संकिन कराए थे या रिड्यूस कराए थे, और सक्लेंट्स वगैरह की जो डेवलपमेंट थी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से वहाँ से उस वीडियो से भी देख सकते हैं। बाकी ये कि इन हेडिंग्स में आप अपना मैटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल था। उसके बाद था कि नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो मैंने पीसीएचएस सेकेंड ईयर बॉटनी का जो अभी प्रीलियम का पेपर गया था 2021 का, उसके अंदर मैंने आपको पहला सवाल ही था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का बताना था। तो नेचुरल मेथड भी बताया था और आर्टिफिशियल मेथड भी बताया था। उसके अंदर मैंने ये बताया था स्पोर्स थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थी, एपोमाइक्सिस थी। तो आप यहाँ पे सिर्फ नेचुरल पूछा है तो यहाँ पे इन्हीं तीनों हेडिंग्स के अंदर इन्हीं तीनों के यही तीनों हेडिंग्स जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, और उसको जो है वो हर हेडिंग को 1 से 2 लाइन में अपने उसमें डिस्क्राइब करने कि होती क्या है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, किन के अंदर बनते हैं, इस तरह से बता दीजिएगा। और अगर एग्जांपल है किसी की तो एग्जांपल लिखते हैं, बाकी इसका 1 लाइन का डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल करके इस तरह से आप 2 लाइन का मैटर पर हेडिंग 2 लाइन का मैटर बना के अच्छा सा 2 नंबर का सवाल कर सकते हैं। बाकी ये इसकी हेडिंग्स आएंगी। ये 3 मेथड्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं लिखना, आपने पूरा बताना है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस वीडियो से देख लें, पीसीएचएस वाली वीडियो से आप जाके देख लें। मैंने उसमें थोड़ा सा लिखवाया था। बाकी ये है कि इसमें ये मैटर लिखना था। ठीक है, उसके बाद था व्हाट इज़ पॉलिनेशन और इसकी टाइप्स। मॉडल पेपर करवाया था इसी ईयर का, उसका पार्ट 1 उसमें। ठीक है, पॉलिनेशन भी डिस्कस हुआ था, उसके नोट्स भी डिस्कस हुए थे और उसकी टाइप्स भी बताई थी। अगर सिर्फ सवाल यहीं तक आता है तो फिर आप थोड़ा सा टाइप्स के बारे में भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होती क्या है। आसान सवाल था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी हाँ, इसके आगे का पार्ट था कि डिस्क्राइब फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ब्रीफली डिस्क्राइब फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हम उसके नोट्स थोड़े से देख लेंगे और समझ लेंगे कि क्या था कि ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेज होता था। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करें या इसकी डेफिनेशन की हेडिंग बनाएं तो उसमें ये लिखेंगे कि जो प्रोडक्शन होती है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट बनने का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्ट क्या था, एक आरएनए था। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की कॉपी बनाना। तो आरएनए किस चीज़ की कॉपी था, कॉपी ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन, या फिर जो डीएनए की जो जीन्स होती हैं उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होती हैं जीन की, उसकी कॉपी बनाता है सेल, न्यूक्लियस बनाता है आरएनए की एमआरएनए की शक्ल में। इस पूरे प्रोसेस को बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। ठीक है, इसी तरह से फिर आप जो है वो डेफिनेशन के बाद दूसरी हेडिंग ट्रांसक्रिप्ट की बना लें या मैकेनिज्म की बना लें, या जो भी हेडिंग आपको समझ आ रही नहीं भी बनानी कोई भी मसला नहीं है। तो इस तरह से दूसरे पैराग्राफ में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे सारी बातें रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन के। जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता है उसको हम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं, और ये आरएनए जो होता है वो प्रोड्यूस किस तरह से होता है, या ये कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कब होता है, जब एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड करता है डीएनए के स्ट्रैंड के साथ। डीएनए के स्ट्रैंड में जाके बाइंड करेगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जैसे अगर डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसकी अगर फॉर एग्जांपल इतने हिस्से की जो है वो होनी है, ट्रांसलेशन होनी है उसकी जीन, इस इतने हिस्से की जीन को एक्सप्रेस कराना है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इतने से जाके बाइंड कर जाता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के एक स्ट्रैंड पे। पहले वो बाइंड हुआ होता है, उसकी अनबाइंडिंग होती है, पूरी डिटेल्स है वो सब नहीं बताना। ठीक है, बस ये बताएंगे आपको उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस से जाके बाइंड करता है और वहाँ से जो होती है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। किसी एक एंड से एमआरएनए जो होता है वो असेंबल होना शुरू हो जाता है। किस तरह से कि वो जैसा यहाँ
जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के अंदर आके बेस लग जाती है और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है वो एक और स्ट्रैंड बन जाता है। DNA के एक स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड बन जाता है और इस प्रोसेस को, इस मैसेंजर mRNA बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। उसके बाद था कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बतानी थी, ठीक है। तो पहले आप लिंकेज के बारे में बता देंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस बताने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि लिंकेज क्या होती है आप उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आप एक लाइन में पहले ये बता देंगे कि वो क्रोमोज़ोम के ऊपर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो ये कोशिश करती है कि वो क्रोमोज़ोम उसी क्रोमोज़ोम यानी एक क्रोमोज़ोम पे जितनी भी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो कोशिश करती है कि वो उसी क्रोमोज़ोम के अंदर रहें। तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो उसी क्रोमोज़ोम के अंदर ही रहती हैं। इस टेंडेंसी को लिंकेज कहते थे, ठीक है। तो ये लिंकेज अल्लाह ताला ने क्यों रखी है? इसीलिए रखी है ताकि जो एक क्रोमोज़ोम है उसके ऊपर जितनी भी जीन्स हैं, ठीक है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि वो उसी क्रोमोज़ोम के अंदर एक साथ मौजूद हैं, ठीक है। उनका एक साथ मौजूद होना लाजमी सी बात है, कुछ ना कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोड कर रहा होगा जो कि उनके या तो पेरेंट में रही होगी या उनकी रेस में रही होगी, यानी उनके पेरेंटल और रेशियल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसी जनरेशन के अंदर जनरेशन टू जनरेशन चलते रहें। इस चीज़ को वो करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए लिंकेज का फिनोमेना जो है अल्लाह ताला ने रखा है कि कुछ जीन्स जो होती हैं एक ही क्रोमोज़ोम के अंदर, कुछ जीन्स जो होती हैं वो एक साथ ही हमेशा रहेंगी, वो हमेशा से शुरू से चलती हुई आ रही है, एक साथ ही चलती हुई आ रही है। इसी वजह से वो एक स्पीशी हमेशा रिसेंबल करेगी, वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी, वो अपने नस्ल जैसा ही होगा, एक इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ये फिनोमेना की इंपॉर्टेंस यही हो जाती है कि ये होल्ड करता है पेरेंटल और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो होती है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक में, इस तरह की ट्रेड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए और वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही चलता रहे, ताकि वो स्पीशी या वो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रेड है वो चेंज ना हो। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसी के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या करती है कि वो लिंकेजेस, जो जीन्स की लिंकेजेस होती है उसको ब्रेक करते हैं। किस तरह से कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके दरमियान जो होती है वो क्रोमेटिड पेयर्स जो होते हैं वेरिएबली, मतलब बिल्कुल रैंडमली जो होते हैं वो वेरिएबली नहीं, रैंडमली एक्सचेंज हो जाती हैं पीसेस, ठीक है, वो क्रोमोसोम के पीसेस, जिसकी वजह से जो जीन्स लिंक्ड होती है बाज़ औक़ात वो उनकी लिंकेज टूट जाती है, ये जो कि हेल्पफुल भी होती है बहुत सारी कंडीशन में। किस तरह से कि जब वो टूट के अलग अलग हो जाएगी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल दो जीन्स है एक्स और वाई है, वो एक ही क्रोमोसोम पे, जब वो क्रॉस ओवर होकर वाई इधर चली गई, एक्स कहीं और चली गई, तो उनकी लिंकेज टूट गई। अब जो नया एक वो बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा जिसके पास डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ जीन्स होगी, तो वो एक नई वैरायटी बनाएगी, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि न्यू होंगे टू पेरेंट के पास इस तरह के नहीं थे, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इस तरह की हो भी रहा होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो रहा होता है, जो कि फिर जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो उसके लिए ही फ़ायदेमंद होती है, इस तरह की चेंज आना या इस तरह का नया कॉम्बिनेशन बनना। तो यही वाली बात कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो ले जाती है नए फॉर्म्स बनाने के लिए, एवोल्यूशन की तरफ भी ले जाती है, और इसकी वजह से जो होती है कोई भी ट्रेड, हमेशा बहुत सारी ट्रेड्स जो होती हैं वो उनके अंदर वेरिएशन आती रहती है और ट्रेड्स कॉन्स्टेंट नहीं रहती। ये हो गई क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस। उसके बाद सवाल था व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस और वाई इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाली, जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाली जो वीडियो हमने अपलोड की थी, उसके अंदर जो कलर ब्लाइंड वाला पार्ट 2 था आई थिंक, उसके अंदर ये चीज़ जो है वो सही से समझाई भी थी, डिस्क्राइब भी की थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के फिर भी दिखा दिया है, ये दिखा दिया है कि आपने किस तरह से यहाँ पे सवाल के हिसाब से जो है वो आंसर करना है। वहाँ पे तो लॉन्ग क्वेश्चन था, यहाँ पे शॉर्ट के हिसाब से आप कर देंगे। कलर ब्लाइंड की डेफिनेशन बता देंगे कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन जो होता है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता रेड को ग्रीन से, ठीक है। और ये मेल के अंदर इसलिए कॉमन होती है क्योंकि मेल के अंदर जो होता है, क्योंकि ये जो ट्रेट होती है, इस ट्रेट के लिए जो जीन होती है वो लोकेट कर रही होती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। और हमें पता है कि मेल के अंदर जो होता है सिर्फ एक एक्स होता है और एक वाई होता है, वाई के ऊपर तो कोई जीन होती नहीं है, कोई ट्रेट नहीं होती। तो अगर मेल के अंदर एक ही एक्स आएगा और वो ही डिफेक्टेड वाला आएगा जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाली ट्रेड होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि मैन ही इसी तरह की डिजीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, उनके अंदर ज़्यादा होगी, फीमेल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स होती हैं। अगर उसके एक एक्स में भी डिफेक्ट है तो उसके पास एक और एक्स होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए डिफेक्टेड हो। यही कॉमन सा सिंपल सा जवाब था इस सवाल का कि मेल के अंदर क्यों कॉमन होती है, फीमेल के अंदर क्यों कॉमन नहीं होती, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स होता है और फीमेल के अंदर 2 एक्स होते हैं, तो इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर इनका एक ही एक्स डिफेक्टेड आएगा तो ये मैनिफेस्ट कर देंगे डिजीज़ को, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिख दी गई हैं। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन करना था टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो जो पीसी का हमने पेपर करवाया था 2021 का ही, उसका पार्ट 2 के अंदर जो दोनों टाइप्स की जर्मिनेशन थी, 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की डिफ्रेंशिएशन भी कराई थी, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ये सवाल आसान था, सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड सवाल। तो
बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, वही हाइपोजेल जर्मिनेशन, एपिजेल जर्मिनेशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी, एग्जांपल लिखनी थी, बस और कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था कि म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म को डिफ्रेंशिएट करना था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के दरमियान डिफ्रेंशिएशन करनी थी। तो 2 नंबर का सवाल है, इसलिए हम जो है वो मैक्सिमम 4 डिफरेंसेस यहाँ पे बता देंगे। पहला ये हो जाएगा कि म्यूचुअलिज्म इस तरह का रिलेशनशिप होता है 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर कि इसमें दोनों को म्यूचुअली फ़ायदा होता है, जबकि पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा होता है जो कि पैरासाइट होता है, जबकि होस्ट जो होता है वो हमेशा पैरासाइट से नुकसान उठा रहा होता है। उसके बाद ये दूसरा डिफरेंस आप ये बता दें कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 प्लांट्स भी हो सकते हैं, यानी इस तरह का रिलेशन 2 प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है, 2 एनिमल के अंदर भी हो सकता है और 1 प्लांट और 1 एनिमल के अंदर भी हो सकता है। इसी तरह से पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा पैरासाइट कहलाता है, वो रह रहा होता है टेम्परेरी, या तो अपने होस्ट के अंदर रह रहा होता है या फिर उसके ऊपर जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अपने जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर वो रह रहा होता है उसको होस्ट कह रहे थे और उसको पैरासाइट कह रहे थे, जो कि फ़ायदे में था, ठीक है। ये वाली बात बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा कि म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इक्वली बेनिफिटेड हैं, तो एक काम नहीं करेगा तो दूसरे को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जबकि इसके अंदर पैरासाइट जो होते हैं वो उनको होस्ट की ज़रूरत होती है, होस्ट को पैरासाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ये डिफरेंस बनाने के लिए एक और बात बता दी, बाकी इसका मतलब भी वही था जो पॉइंट नंबर 1 का था, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में आप इसकी बता दें, कोई और आपको याद है वो भी लिख सकते हैं। जैसे लाइकेंस होते हैं, उनके अंदर ग्रीन एल्गा या फंगस के दरमियान वो म्यूचुअलिज्म का रिलेशन होता है। इसी तरह से एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये आप एग्जांपल लिख देंगे 4th पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, ठीक है। उसके बाद था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के डिफरेंस बताएं, तो यहाँ पे भी हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला हम यही बता देंगे कि इस तरह की इनहेरिटेंस जिसके अंदर डोमिनेंट अलील जो होती हैं, जिनके पास 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, वो कम्प्लीटली उसमें से कोई भी एक अलील जो होती है दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाती, सही से कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पहले इसका बता दें को डोमिनेंस का, कि इसमें ये होता है, इसमें तो कम्प्लीटली नहीं कर पाती, लेकिन इसके अंदर जो दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, दोनों डोमिनेंट अलील होती हैं, वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस होती हैं, दोनों की दोनों ही डोमिनेंट होती हैं। उस तरह के फिनोमेना को को डोमिनेंस कह रहे थे। इसके अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रही थी, तो एक ने दूसरे को मास्क कर दिया था, दूसरे ने एक को मास्क कर दिया, ये कह लें दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर दिया था, जबकि को डोमिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, किसी ने किसी को मास्क नहीं किया था। ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। के बाद इसी से रिलेटेड बता देंगे, क्योंकि मास्क कर दिया था दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को, तो जो फिनोटाइप हुआ था, उस फिनोटाइप आया था उसके अंदर ब्लेंड और मिक्स्ड करेक्टर नज़र आए थे, पेरेंट वाले करेक्टर नज़र नहीं आए थे। ये 14 डिफरेंस है, ये नहीं बताएंगे अभी, सिर्फ ये बता देंगे कि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग हो जाती है करेक्टर्स की, एक इंटरमीडिएट करेक्टर आ जाता है। और इसका बता देंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, दोनों करेक्टर्स दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, पूरे शो होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये बता देंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसके अंदर जो F1 जनरेशन आती है, पहला क्रॉस जो आता है, उसके अंदर कोई भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं एक्सप्रेस होता, बल्कि एक इंटरमीडिएट या कह लें कि एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। जबकि इसके अंदर जो होते हैं वो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं एक्सप्रेस होते हैं, बस ये होता है कुछ जगह पे मतलब उनकी प्रोपोर्शन अनइक्वल होती है, कहीं पे कुछ जगह पे वो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, कहीं पे कम एक्सप्रेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिक्स हो गया या कोई नया कैरेक्टर नहीं आता, कैरेक्टर सेम रहते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर ही रहते हैं। ये हो गया 4था डिफरेंस। उसके बाद लास्ट सवाल था टाइप्स ऑफ टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो टॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन चाहें तो लिखने, मैंने PSHS वाली जो वीडियो कराई थी क्वेश्चन नंबर 3 वाली, उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, इजी डेफिनेशन थी। उसके बाद यहाँ पे हाँ टाइप्स बता देंगे, ये सवाल भी आसान था इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि इसको किस तरह से करना है, ठीक है। टाइप्स के नाम बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे और ये बात बता देंगे किस वजह से हो रहे थे और एग्जाम्पल वगैरह बता देंगे। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में बता देंगे कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है और एक नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है, और जो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर मूवमेंट होती थी वो होती थी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। वाली बात आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म में बता देंगे कि ग्रेविटेशनल स्टिमुलस के रिस्पांस में हो रही थी, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, पॉजिटिव रूट्स में होती है, नेगेटिव शूट्स में होती है। इसी तरह से कीमोट्रॉपिज्म का बता देंगे कि इसकी डेफिनेशन बताएंगे और बताएंगे कि इसके एग्जाम्पल में जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही थी वो कीमोट्रॉपिज्म थी। इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन और कोई एग्जाम्पल लिखी हुई होगी शायद बुक में, तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। और दूसरा ये था कि लास्ट ये था थिग्मोट्रॉपिज्म, जो कि टच की वजह से टच स्टिमुलस की वजह से जो प्लांट के अंदर कर्वेचर चेंज आता है उसको कह रहे थे थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके एग्जांपल में ट्विनर और क्लाइंबर था, ठीक है। तो ये आसान सवाल था इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं किया, समझा दिया कैसे करना है। यहाँ पे आके होता है डीजे वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं हुआ, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।